नमस्कार, मी रोहित राणे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल आहे, कारण की आम्ही आज चाललो आहे अंदमानला. तर आम्ही 5 दिवसासाठी अंदमान ट्रिप प्लॅन केली आहे. तर आता सकाळची आमची फ्लाईट आहे, ती पकडून आम्ही अंदमानला लँड होऊ. तर चला, तुम्ही पण आमच्यासोबत सामील व्हा. तर फायनली आता आम्ही मुंबई एअरपोर्टला एंटर केलं आहे. आता बॅग आणि लगेज डिपॉझिट करून पुढच्या प्रोसेसला स्टार्ट करू. आता मी सिक्युरिटी चेक इन करायला आलो आहे. तर आमचं सिक्युरिटी वेब चेक इन करून झालं आहे. आता मी बोर्डिंग गेटवर वेट करतो आहे आमच्या फ्लाईटसाठी. फायनली आम्ही आता लँड झालो आहे पोर्ट ब्लेअर एअरपोर्टला. इथे समोर तुम्हाला दिसत असेल ते ट्रॅफिक पोलीस बूथ आहे. तर इथे एक लेडी दिसत असेल तुम्हाला, जी ट्रॅफिक सगळं मॅनेज करते. इथे सिग्नल सिस्टम नाही, जसे आपले लाईट सिग्नल असतात ते सगळं मॅन्युअली आहे. तर त्यांनी ग्रीन सिग्नल दिला आहे, तर आपण आता पुढे जाऊ शकतो. तर आज आमचा डे 1 आहे आणि आता आम्ही डे 1ला पोर्ट ब्लेअरला स्टे करणार आहे. आणि इथे पोर्ट ब्लेअरला आम्ही बे वॉक म्हणून हॉटेल आहे ते बुक केलं आहे. तर हा आमचा रूम आहे. आता मी निघालो आहे सिल्वर जेल बघायला. तर हा सरळ जो रस्ता तुम्हाला दिसतोय तो आता सिल्वर जेलला जाईल. तर इथे 4 व्हीलर पार्किंग आहे, इथे तुम्ही कार पार्किंग करू शकतात. तर हे सिल्वर जेलचं आर्किटेक्चर मॉडेल आहे, तुम्ही बघू शकता ते किती मोठं आहे. त्याची डिझाईन पण बघा असेल. तर जसं मगाशी आपण बघितलं की आर्किटेक्चर मॉडेलमध्ये ते जसं ते डिझाईन किंवा स्ट्रक्चर बांधलं आहे त्याचं काही लॉजिक होतं, त्याचं काही 93 से हुआ था. बट अभी देखिए जहाँ पे आप खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो. ये जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, तभी का बना हुआ है. ब्रिटिशर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है. तो ये गैलरी ये म्यूजियम देखने के बाद जैसे आप जेल के अंदर एंटर करोगे, देयर इज द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हैंगिंग प्लेस पासिंग है. उसके बाद होगा कंटेन सेल, वीर सावरकर जी का सेल, जेल एंड वर्कशॉप. इस वर्कशॉप में आप लोगों को ये दिखाया गया कि उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था. कुछ मॉडल, कुछ स्टैचू आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया. तो ये सारे को देखते हुए आप जाओगे सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर. यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ से वॉच करते थे. देखिएगा ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट. आप लोगों को जेल के अंदर एंटर करना होगा. पहले आपको एक सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल में एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स का एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ था. कहीं और साइड पे नहीं था आप लोगों को जेल के अंदर जाने के. तो इस पूरे सेंट्रल जेल को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए 45 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लगता है. यहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है, हर आधे घंटे में एक गाइड यहाँ से निकलता है. ऑलरेडी एक गाइड जा चुका है, दूसरे गाइड स्टार्ट करने का समय. फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था. फ्रीडम फाइटर्स हो या नॉर्मल क्रिमिनल्स हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था. अभी से स्टोर रूम बना दिया, इसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं. और इसी के आगे है फांसी घर, जहाँ पे करते थे हैंग, फांसी देने का जगह. तो फांसी घर ब्रिटिशर्स का समय ओपन था, ओपन में हैंग करते थे. अभी हम लोगों ने रूम जैसा कवर करके रख दिया. ऊपर एक लकड़े का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म वो भी ओरिजिनल है. रोप जो है चेंज हो गया. एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम भी था. अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म जो दरवाजे जैसा नीचे को खोलेगा. नीचे है 8 फीट डेप्थ. डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे. उसके बाद फिर उनको पीछे एक छोटा सा लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे. लेकिन सलूलत जेल के फांसी घर में किसी फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे. इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे. अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे उनमें मैक्सिमम जाते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर्स ज्यादा आते थे. तो यहाँ आने के बाद फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खिलाना उसमें भी डेथ हुआ था. एक सिंगल सुसाइड केस भी था हिंदू भूषण रॉय जी का. तो जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे, अंडर स्ट्राइक. उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध कर जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया
जाता था, चावल का माड़ और मिल्क। अब उस वजह से 10 डेज के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदार जी। यहाँ है उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। तो कितने लोगों को यहाँ पे फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो पहले हम लोग जाएंगे ऊपर, रस्सी बीम रिवर प्लेटफॉर्म का छोटा सा जगह वो देखेंगे, नीचे को उतरेंगे। नीचे का जो बेसमेंट है 8 फीट वाला, वो अंदर जाकर के नदी सब लोग के अंदर चला जाता है और सफोकेशन की वजह से सर में लगेगी, हाइट काफी कम है वहाँ पर। तो प्लेट के बाहर रहना है। ये जो लाल कलर का दीवार है इसके ऑपोजिट खड़े रहेंगे, तो वहाँ पे फिर एक्सप्लेन होगा। उसके बाद फैक्ट्री देखने के लिए जाएंगे, तो आप लोग भी वहीं से ध्यान। तर हे फांसीघर आहे, इथे तुम्ही बघू शकता। इथे फांसी देऊन आणि इथे खाली बेसमेंट आहे, तर डेड बॉडी फांसी देऊन खाली इथे पडायची आणि डेड बॉडी मग कलेक्ट करून ते जाळायचे। ते समोर तुम्हाला पिंपळाचं झाड दिसत असेल तर हे ब्रिटिशकालीन आहे, म्हणजे ब्रिटिशांनी जेव्हा हे जेल बांधलं होतं तेव्हापासून हे झाड आहे। म्हणजे हा झाडाला वाटतं 100-150 वर्ष तर आरामात झाले असेल। वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम। अब दिन भर बाहर काम करते थे, हर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जो है सेल के अंदर काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के, लेकिन अपने समय से। अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट। सभी को मिट्टी का पॉट दिया जाता था, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा और साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी दिन में 2 बार ही दिया जाता था, लोहे के बर्तन में, जो साफ नहीं था। तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था, अंधेरे में रहते थे। हारिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए सभी को लकड़ी का बेड दिया जाता था। बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। एक बेड और एक कंबल सभी को दिया जाता था और एक कोठरी में एक क्रांतिकारी को ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत न कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। वैसे रूम जो है बड़ा है, रूम का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट, 13.5, 7.5, हाइट 10 फीट है। अब वर्कशेड के बारे में सुनेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। उसके बाद लोग 2-4 मिनट के लिए अंदर जाएंगे, फोटोग्राफी करके वापस लौटेंगे। इसी जगह फिर हम आगे चलेंगे जेल के लिए। तो जो वर्कशेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्कशेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर और कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर। बाहर का काम जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। रूम के अंदर काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाओ या केन वर्क, बेंत का कुर्सी बनाने का काम। मेन काम होगा वर्कशेड के अंदर, वहाँ फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल दोनों निकालते थे। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में वापस लौटना भी। लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। बड़ा वर्कशेड था, अभी से मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ बदल दिया, जगह है ओरिजिनल। और पहला जो कोल्हू है ओरिजिनल कोल्हू है, बहुत सारे कोल्हू थे, एक ही वजह है नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसके अंदर भर कर साइड में 2 वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा, फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे तो कुछ चलाने से इनकार भी करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन कोल्हू के डंडे के साथ बांधते थे, जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर वो काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था तो कुछ का डेथ भी हो जाता था। उसके बाद सेकंड काम है नारियल के छिलके कूटना। पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट होने के बाद उसे पानी में भिगोते थे, मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाने के बाद एक लोहे का मशीन उसमें रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्सी तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, और जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी पनिशमेंट दिया जाता था। तो जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, ऐसे उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 डेज के लिए गनी बैग का डस्ट, बोरे का बना हुआ डस्ट भी पहनाते थे। अब वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। सारे फ्रीडम फाइटर्स को यूनिफॉर्म दिया जाता था, कुर्ता, हाफ पैंट, व्हाइट कैप, और सभी के गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इंप्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर्स भी। फर्स्ट है चेन फिटर, जिनको अभी पहनाते थे पनिशमेंट के लिए तो 1 ईयर, 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ होगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन भी होगा पाँव में। सेकंड है
बार फीडर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फीडर, हिंदी में कहते हैं डंडा बेड़ी, केवल 10 दिन के लिए। और दिक्कत उसी में ज्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड लगा दिया, पाँव डिस्टेंस में रहेगा, न बॉडी से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिस आ जाता था। फिसलो जेल का सबसे बड़ा पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम नया है, अंदर ऐसा फ्रेम अलग से अंदर रखा हुआ है, ओरिजिनल फ्रेम है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में कहते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक किया जाता था, कमर में बांधते थे, बेल्ट हाथ में लगाते थे, हथकड़ी मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर पतला सा गीला टॉवल पहनाते थे बैक साइड और वही मारते थे चाबुक से, वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके मारते वक्त। और फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट उन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था वो था इंडियन। इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज से काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, मारने वाला को कहते हैं जमादार। उनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। इसके बाद अपने ग्रुप वाले भीतर जाएगा, 2-4 मिनट फोटोग्राफी करके बाहर यहीं पे आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जेल की तरफ। आता आपण एंटर करतो वर्क साईडमध्ये, ज्याला कार्यशाळा पण बोलतात। सुनेगा बताने का 10 मिनट इसमें 10-12 मिनट होगा, तो एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि यार ऊपर कहीं बताने का जगह ना होगा, सभी लोग आते जाते हैं, कहीं एक्सप्लेन करने को जगह ना होगा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखने जाएंगे सेल ऊपर। वैसे जो ऊपर न चढ़ पाए वो नीचे भी कमरा देख सकते हैं, कमरा से एक जैसा ही है। सेकंड फ्लोर इसमें जाते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी, उनका रूम देखना है, सेकंड फ्लोर जाना होगा। सेंट्रल टावर का टॉप, समुद्र का नजारा देखना है तो सेकंड फ्लोर जाना होगा, सेकंड फ्लोर से टॉप पे जाने का रास्ता होगा। तो पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का दरवाजा बड़ा होगा, आखिरी कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का, वो देख करके उसी रास्ते से लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर जाने के लिए बीच में लकड़ी का कनेक्शन है, जो टावर को जोड़ता है। वो कनेक्शन अंग्रेजों का समय टेम्परवरी था, जब अंग्रेज टावर जाते थे लकड़ी का तख्ती लगाते थे, बाद में उसे हटाते थे ताकि क्रांतिकारी टावर जा ना पाए। अब उसे हम लोगों ने परमानेंट फिक्स कर दिया। 7 में से 3 बिल्डिंग दिखेगा, 1 है, 7 है, पीछे एक और है, बाकी 4 की जगह तो बड़ा सा हॉस्पिटल दिखेगा। हॉस्पिटल सरकारी है और सब कुछ वहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सिटी स्कैन सब फ्री और सभी लोगों के लिए फ्री। हॉस्पिटल का नाम गोविंद बल्लभ पंत रखा गया। और क्रांतिकारियों का लिस्ट है, वो देखने के बाद 15 स्टेप लकड़ी का सीढ़ी पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर के 3rd फ्लोर। समुद्र भी करना है, सामने समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पुराना नाम था रॉस, अंग्रेजों का राजधानी था, कैपिटल था अंडमान का, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बहुत सारे मकान बनाए थे वहां रहने के लिए, अब मैक्सिमम मकान वहाँ पे टूटा हुआ है। आज जाएंगे घूमने के लिए, टूटा हुआ खंडहर, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, हिरन भी है, मोर भी है, देखने को मिलेगा, टियर है, पीकॉक है, वो भी देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड यहाँ से ज्वाइंट आइलैंड है, जगह का नाम है लास्ट का नॉर्थ में, वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपीज का जो गोल्ड नोट है रेड कलर का, उसके पीछे जो फोटो है वो नॉर्थ बे का फोटो, फोटोग्राफी करके लौटना है। तो 13 इयर्स लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके लेवल करने के लिए 3 इयर्स लगे थे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 इयर्स। कॉस्ट बढ़ गया, 7,83,994 रुपीज टोटल में खर्च हुए थे और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज हुआ था, 3 करोड़ ईंट। ये जो ब्रिक्स है ओरिजिनल ब्रिक्स है, जिसे अंडमान में ही तैयार किया, बाकी मटेरियल अंग्रेजों ने बर्मा से लाया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, 7 बिल्डिंग से 693 सेल्स, और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट है तो दूसरे का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। और बीच में है सेंट्रल टावर, सेंट्रल टावर के टॉप पे होगा सिंगल गार्ड, बाउंड्री वॉल वॉच करने के लिए। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड होगा। फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का है, उनका डोर जो है बड़ा है, फ्रीडम फाइटर का डोर है छोटा, और डोर का लॉक इधर से लेफ्ट है, इतना दूर है कि हाथ में की मिले तो भी लॉक खोल ना पाए। और डोर के राइट साइड एक छोटा सा डोर और भी है, जो खाना देने के लिए बनाया गया। अब हमारे पास ओनली 3 ब्लॉक्स ही बचे हैं, 1 है, 7 है, पीछे है 6, बाकी 4 बिल्डिंग टूटा कैसे। 1941 अंडमान में बड़ा भूकंप आया था, उस भूकंप में मेन हिस्सा गिर गया, फर्स्ट टावर का टॉप। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान में जापानियों का कब्जा हो गया 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। तो द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने 300 के करीब बंकर्स बनाए थे छिपने का जगह, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ ब्लॉक है उसमें से काफी ब्रिक्स उन लोगों ने निकाल दिए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो पार्ट रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा करके वहां पे हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था जो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल का मैंने बताया गोविंद बल्लभ पंत रखा गया, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी क्रूअल जेलर का नाम था डेविड बैरी। डेविड बैरी थे आयरलैंड के रहने वाले। उनका टाइम रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबियत बिगड़ गया, अंग्रेजों ने उनको शिप में चढ़ा दिया और कलकत्ता पहुंचा दिया। अब कलकत्ता पहुंचते ही डेविड बैरी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया।
और इस जेल को अंग्रेजों ने क्लोज भी कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 धीरे धीरे सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस मेनलैंड भेज दिया और 80 साल के बाद अंडमान में काला पानी का सजा बंद हो गया। 1858 में शुरू हुआ था वाइपर आइलैंड, 1938 खत्म हो गया। तो इस जेल में 30 ईयर्स 30 साल के भीतर ब्रिटिशर्स के द्वारा लगभग 650 के करीब फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे और जो फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए तो उनका लिस्ट लगा है सेंट्रल टावर में। जब आप लोग फ्रीडम फाइटर्स का नाम पढ़ेंगे तो उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज्यादा मिलेगा पहचान होगा। सेलुलर जेल का इकलौता फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 1909 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड कि फैल न कर पाए, हमेशा उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था और जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट करते थे। परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्ते जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है उसी में झूल करके सुसाइड कर, ऐसे वो शहीद हो गए। सेकंड फ्रीडम फाइटर नाम था पंडित राम रट्टा बाली जी। ब्राह्मण से ब्राह्मण लोग पहनते हैं जनेऊ धागा, अंग्रेजों ने कहा जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा और धागा निकाल दिया गया। उसके खिलाफ उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उसमें वो भी शहीद हो गए। तीसरा फ्रीडम फाइटर बाबा भान सिंह जी पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू कर जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता है, नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया तो वार्डरों को छोड़ दिया, उनके सेल के अंदर पीटने के और उनके वार्डरों ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सेलुलर जेल में जो 6 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे इनका जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर धामदास जी। बाकी 3 फ्रीडम फाइटर ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क है जेल के ऑपोजिट साइड, तो वहाँ पे नजर आएगा। सेलुलर जेल में सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम चेंज होता था। विनायक दामोदर सावरकर जी उनका भी रूम चेंज हुआ था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 साल, उसमें से कुछ साल उनको इसी बिल्डिंग के जिसे टॉप फ्लोर के कॉर्नर पर भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदनलाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से फॉर्म बनाने का मैनुअल किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चलने के बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911। डरते थे, एक बार वहाँ से भाग गया, दोबारा यहाँ से न भागे, इसलिए कड़े पहरे में रखा। इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे, लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 ईयर्स के बाद 26 फरवरी 1966, तब उनका एज था 83। अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम से वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे बंद का तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट है, जो मॉडल के रूप में जो हर फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता था। तो जेल बंद हो गया 1938 जनवरी। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जापानीज आ गए तो मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान भी फ्री हो गया क्योंकि जापानियों के साथ थे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का टॉर्चर अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन प्रेशर को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो मैक्सिमम अंग्रेजों ने अंडमान में बसा दिया, यहीं रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर्स भी थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज का सोचने लगे इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी फ्रीडम फाइटर को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया, तो बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से भून दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे विजिट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 दिन का विजिट था। दिसंबर 29, 30, 31, 1943, 38 दिसंबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने सेलुलर जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम है नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का। 1 जनवरी 1944 सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान से वापस लौट गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी की, जापानी भी सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1945 जापानी लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947, तब अंडमान अंग्रेज वापस लौट गए। आणि आता आपण सावरकरना जिथे ठेवलेलं बंदी करून त्यांच्या जेलच्या सेलमध्ये जाणार आहे। तर इथे आता आपण लाईन लावली आहे सावरकरांच्या सेलमध्ये जाण्यासाठी, जिथे सावरकरांना जवळजवळ 10 वर्ष बंदी करून ठेवलेलं। तर आता आपण जाऊया आतमध्ये सावरकरांचं सेल बघायला।
तिथे स्पेसिफिकली त्यांचं नाव पण मेन्शन केलं आहे, वीर सावरकर की कोठडी. तिथे परेड प्रॅक्टिस पण चालू आहे. तर आता आपण सेंट्रल टॉवरचा व्ह्यू बघायला चाललो आहे, जिथून आपल्याला टॉपचा व्ह्यू दिसतो समुद्राचा. इथून स्टेअर्स आहेत त्याच्या. वुडनचा जिना आहे हा जुना. तर इथून हा पूर्ण व्ह्यू दिसतो समुद्राचा. हेच ते सेंट्रल टॉवर आहे, जिथून पूर्ण जेलवरती वॉच ठेवला जायचा कैद्यांवरती. त्याचा फ्रंट व्ह्यू आहे. आपण आता अजून टॉपवरती आलो आहे आणि सेल्युलर जेलचा क्लोजिंग टाईम हा 5 वाजता आहे. अर्धा तासाने बंद होईल. तिथून तुम्ही बघाल तर पूर्ण टॉप व्ह्यूमधून तुम्हाला चारी बाजूने समुद्रच दिसेल. तिथे एक सिंगल गार्ड पूर्ण जेलवरती लक्ष ठेवून असायचा. तिथे तुम्हाला फ्रीडम फायटर्सच्या नावाची लिस्ट दिसेल. आता 5 वाजत आले आहेत, त्याच्यामुळे आता क्लोजिंग टाईम आहे. तुम्ही बघू शकाल किती रश आहे, कारण 7 वाजता इथे लाईट शो सुरू होतो. सो जेल विजिट 5 वाजता बंद करतात. आपलं ऑलमोस्ट सगळं जेल कवर करून झालं आहे. पेंटिंग बघा, किती सुंदर पेंटिंग आहे तिथे. हे बहुतेक करून रॉस आयलँडचं रिलेटेड सगळी माहिती दिलेली आहे ते फोटोज बरोबर. पहिलं विश्वयुद्ध झालेलं तेव्हाचं रॉस आयलँड. गव्हर्नमेंट हायस्कूल पोर्ट ब्लेअरचं. बेसिकली पूर्ण इन्फॉर्मेशन जास्त करून रॉस आयलँड रिलेटेडच आहे. सगळे जुने फोटो त्यांनी छान मेंटेन ठेवले आहेत तिथे, आपल्याला बघू शकतो आपण. तर इथे तुम्ही 2 ज्योत सतत पेटत असताना बघत असाल. तर ह्या ज्योती ह्या त्यांच्या स्मरणार्थ त्या दिवसापासून आजतागायत पेटत आहेत. आणि ह्या ज्योतीचा पेटवण्याचा खर्च इंडियन ऑइल स्पॉन्सर करते. इथे एक गार्डन बघू शकत असाल, जे एकदम सेल्युलर जेलच्या अपोजिट आहे. सावरकर उद्यान नाव आहे. तिथे आपल्या स्मारक उभारलेले आहेत शहीदांचे. तर आता आपलं सेल्युलर जेल बघून झालं आहे. आता आपण चालू आहे पार्किंग एरियामध्ये, जिथे आपली कॅब उभी आहे. आणि मग तिथून आपण आता काही 2-3 पॉईंट्स आहे बीच साईडला, ते आपण कवर करू. आणि तर परत 6:30 वाजता आपला लाईट शो आहे सेल्युलर जेलमध्ये, तो परत बघायला येऊ. मग अशी काही शॉर्ट्स व्लॉगचे माझ्या वाईफने रेकॉर्ड केले आणि व्लॉग केले, कारण की माझा घसा पूर्ण बसला आहे. तर त्यामुळे हा समोर गव्हर्नमेंट बसेस आहे. तर ह्या गव्हर्नमेंट बसेसनी पण तुम्ही पूर्ण अंदमान दर्शन घेऊ शकतात. क्लायमेट थोडं क्लाउडी पण आहे, बघू शकतात. थोडं ढगाळ वातावरण आहे आणि ते पाऊस कधी पण पडतो. तर आपण आता पोचलो आहे कार्बिन्स कव बीचला, जो पोर्ट ब्लेअरपासून हार्डली 10-15 मिनिटाच्या अंतरावर आहे.
हा आहे कॅबिन्स क्लो बीच. ते समोर वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी चालू आहे. तुम्ही बघू शकता इथे गर्दी पण खूप आहे. तर चला आपण पण पाण्यात मस्त आनंद घेऊया. तर हा बीचची वाळू काळी आहे आणि जसे आपले मुंबईचे बीचेस आहे जसं की दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, तर तसंच वाटतं आहे. आमचा हा पण बीच एक्सप्लोर करून झाला आहे. आता आम्ही ते नारळ पाणी प्यायला आलो आहे आणि ते स्नॅक्स कॉर्नर पण आहे. तिथे चाय, समोसा काय ते स्नॅक्स असेल ते खाऊन आम्ही परत सिल्वर जेलला जाऊ लाईट शो बघण्यासाठी. जसं मी माशी तुम्हाला बोललो होतो की ते अंधार खूपच लवकर पडतो. आता वाजले सुमारे 5:30, पण असं वाटतं की रात्रीचे 9-10 तरी वाजून गेले असतील. काळो बघू शकतात तुम्ही. आता 5:45 वाजले आणि आता 6:30 वाजता आपला लाईट शो आहे. तर आम्ही तो 6:30 वाजता लाईट शोचा स्लॉट बुक केला आहे. तो इंग्लिश लँग्वेजमध्ये आहे. तर इथे तुम्हाला 2 ऑप्शन असतात, एक हिंदी लँग्वेजमध्ये असतो आणि एक इंग्लिश लँग्वेजमध्ये असतो. तर आम्ही 6:30चा इंग्लिश लँग्वेजचा स्लॉट बुक केला आहे आणि शो अंदाजे 45 मिनिट्सपर्यंत असतो. तुम्ही बघू शकाल आता संध्याकाळचे 6 झाले आहेत आणि एवढा काळोख पडला आहे, पण इथे व्ह्यू खूप छान आहे. आणि आता आपण चाललो आहे लाईट शोसाठी. तर आता 6:15 वाजता एक बॅच संपेल, त्याच्यानंतर 6:30ला आपला शो सुरू होईल. जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे शो अराउंड 40 to 45 मिनिट्सचा असेल. सो चला आपण आता लाईट शोसाठी जाऊया. आता आपण सीट पकडली आहे आणि थोड्याच वेळात लाईट शो सुरू होईल. समोर स्क्रीन दिसते आहे, तिथे लाईट शो दिसणार येईल आणि इथे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अलाउड नाही, त्यामुळे शूट करू शकत नाही. हे आमचं हॉटेल आहे. आता आम्ही डिनरला चाललो आहे. आता डिनर करायला आलो आहे आम्ही आणि तुम्ही इथे डायनिंग रूम बघू शकतात. तर हा आहे डायनिंग हॉल. हा डिनरचा मेनू आहे आमचा. आता जस्ट डिनर करून झालं आहे आणि आता डे 1 आमचा ऑलमोस्ट संपला आहे. तर आज डे 1ला आम्ही पोर्ट ब्लेअर एअरपोर्टला आलो आणि नंतर मग हॉटेल चेक इन केलं, नंतर सेल्युलर जेल व्हिजिट केलं, त्यानंतर मग क्लेवर बीच व्हिजिट केला आणि नंतर मग लाईट शो. तर उद्या डे 2ला आम्ही हॅवलॉकला जाऊ. मग हॅवलॉक आयलंडला व्हिजिट करून पुढचे प्लेसेस एक्सप्लोर करू. तर भेटूया पुढच्या डे 2च्या व्हिडिओ लॉगमध्ये.